गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट का फर्स्ट भाग किया था। हमने बताया था नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन और डायरेक्टरी के शासन के अधीन उसका उत्कर्ष। आज हम नेपोलियन का दूसरा भाग लेंगे, नेपोलियन प्रथम कौंसिल के रूप में 1799 से 1804। फ्रांस की कार्यकारी सत्ता अब 5 सदस्यीय संचालक मंडल के स्थान पर 3 सदस्यीय कॉन्सुलेट के पास आ गई। इस कॉन्सुलेट का केंद्र बिंदु इनका प्रथम कौंसिल नेपोलियन था। नेपोलियन के निर्देशन में फ्रांस के नए संविधान का निर्माण कर लिया गया और इस संविधान को नाम दिया गया गणतंत्र के 8वें वर्ष का संविधान 1799। अब हम लेंगे फ्रांस का नया संविधान 1799। फ्रांस का नया संविधान गणतंत्र के 8वें वर्ष का संविधान 1799 क्रांति के आरंभ होने के बाद लागू किया गया फ्रांस का चौथा संविधान था। इस संविधान के द्वारा राज्य की सभी शक्तियां प्रथम कौंसिल नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में केंद्रित कर दी गईं। अब लेंगे हम नेपोलियन के आंतरिक सुधार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस की आंतरिक सुधार प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नेपोलियन की कीर्ति मुख्यतः उसकी सैनिक उपलब्धियों में निहित है, लेकिन प्रथम कौंसिल के रूप में उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने उसे अमर बना दिया। अब सुधारों में हम पहला सुधार उसका ले रहे हैं, आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो देश की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था बन गई। बैंक ऑफ फ्रांस ने जहां एक और सरकारी ऋणों एवं राजस्व संग्रह की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कम ब्याज दर पर ऋण देकर वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। 1803 में बैंक ऑफ फ्रांस को बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार दे दिया गया। नेपोलियन ने राजस्व संग्रह की व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया। फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में से राजस्व वसूली का कार्य अब केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः नियुक्त अधिकारियों को सौंपा गया। नेपोलियन ने सरकारी खर्चों में सख्त मितव्ययिता रखे जाने के आदेश जारी किए। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाने लगा। नेपोलियन की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण ही फ्रांस में 1801-1802 के वित्तीय वर्ष में एक संतुलित बजट की प्रस्तुति का चमत्कारी कार्य संपन्न हो सका। नेक्स्ट दूसरा ले रहे हैं हम, सामाजिक सुधार। अपने राज्य के लिए व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से नेपोलियन ने फ्रांस के लगभग सभी सामाजिक वर्गों की दशा सुधारने का प्रयास किया। इस संबंध में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि क्रांति की प्रगति के काल में कृषकों द्वारा प्राप्त भूमि पर उन्हीं का स्वामित्व होगा। इस घोषणा का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ। शहर में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी गई। कुलीन वर्ग एवं पादरी तंत्र के जो लोग आतंक के शासन के दौरान फ्रांस से भाग गए थे, नेपोलियन के काल में उन्हें रोजगार एवं सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और वे पुनः फ्रांस में आकर बस गए। नेपोलियन सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था कि योग्य एवं प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को विशेष सम्मान मिलना चाहिए। इस दृष्टि से उसने 1802 में द लीजियन ऑफ ऑनर की स्थापना की, जिसकी सदस्यता बिना जाति, कुल, पद एवं धर्म के भेदभाव के ऐसे योग्य व्यक्तियों को दी गई जिन्होंने निष्ठा से फ्रांस की सेवा की थी। नेक्स्ट तीसरा है, शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में शिक्षा पर चर्च का अधिकार था। क्रांति के काल में शिक्षा को चर्च के
प्रभाव से मुक्त कर एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की सुकल्पना की गई। लेकिन शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति की शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक एवं प्रभावशाली रूप में प्रचलित करने का श्रेय नेपोलियन को ही है। नेपोलियन के काल में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालयी, तकनीकी, व्यावसायिक, सैनिक सभी प्रकार की शिक्षाओं के निर्देश का एक भव्य राज्यव्यापी ढांचा तैयार किया गया। माध्यमिक विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा, लैटिन भाषा तथा आरंभिक विज्ञान की विशेष शिक्षा दी जाएगी। उन पर राष्ट्रीय सरकार का नियंत्रण भी रहेगा। विशेष प्रकार के विद्यालय जैसे तकनीकी विद्यालय, सैनिक विद्यालय, सिविल सेवा विद्यालय आदि राजकीय नियंत्रण के अधीन होंगे और इनमें अध्यापकों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाएगी। पेरिस विश्वविद्यालय का नवगठन किया गया और इस विश्वविद्यालय को फ्रांस में शैक्षिक एकरूपता बनाए रखने का दायित्व भी सौंपा गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रथम कौंसिल नेपोलियन द्वारा की जाएगी। राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पेरिस में नॉर्मल स्कूल खोला गया। नेक्स्ट अगला सुधार है नेपोलियन का नवीन धार्मिक व्यवस्था या कॉन्कॉर्डेंट 1802। क्रांति के काल में राज्य एवं कट्टर कैथोलिक ईसाइयों के मध्य वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्रांतिकारियों द्वारा चर्च पर राजकीय नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास से बहुत से धर्माधिकारी तथा आतंक के शासनकाल की ईसाइयत विरोधी गतिविधियों के कारण अनेक कैथोलिक ईसाई क्रांति से विमुख हो गए तथा पोप ने भी फ्रांस की सरकार के साथ संबंध विच्छेद कर लिया था। नेपोलियन पोप एवं फ्रांस के असंतुष्ट कैथोलिकों ईसाइयों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह धर्म पर राज्य के प्रभावी नियंत्रण को भी बनाए रखना चाहता था। नेपोलियन धर्म की स्वतंत्र महत्ता में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन वह धार्मिक भावना को सामाजिक राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उपयोगी मानता था। नेपोलियन के प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन पोप से दीर्घकालीन विचार विमर्श के पश्चात फ्रांस की सरकार एवं पोप के मध्य 1802 में एक धर्म संधि यानी कॉन्कॉर्डेंट संपन्न हुई। इस धर्म संधि के माध्यम से फ्रांस में कैथोलिक ईसाई धर्म को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यद्यपि कैथोलिक ईसाई धर्म को फ्रांस का राजधर्म नहीं घोषित किया गया तथा फ्रांसीसी जनता की धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना का सम्मान यथावत रखा गया, तथापि धर्म संधि में यह स्वीकार कर लिया गया कि फ्रांस की बहुसंख्यक जनता कैथोलिक धर्मावलंबी है। पोप ने फ्रांस में क्रांति के काल में अधिग्रहित चर्च की भूमि पर अपने अधिकार त्याग दिए तथा फ्रांस की सरकार ने पादरियों को वेतन देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। अगला सुधार है नेपोलियन का नेपोलियन की कानून संहिता। क्रांति से पूर्व पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में इतने विविध प्रकार के कानून प्रचलित थे कि फ्रांस एक कानूनी बंगाल की तरह था फ्रांस एक कानूनी जंगल की तरह था। समय की मांग थी कि फ्रांस के कानूनों में एक रूपता हो, प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों की स्पष्ट जानकारी हो। नेपोलियन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगस्त 1800 में 4 प्रसिद्ध विधिवेताओं की एक समिति को फ्रांस के कानूनों की एक संहिता तैयार करने के लिए कहा। मार्च 1804 में फ्रांस की नई कानून संहिता को लागू कर दिया गया। इस संहिता को नेपोलियन की कानून संहिता यानी द कोड ऑफ नेपोलियन का नाम दिया गया। यह नागरिक संहिता सिविल कोड 1804 के नाम से भी जानी जाती है। नेपोलियन की कानून संहिता
अपनी सरलता, सूक्ष्मता एवं सुस्पष्टता के लिए देश विदेश में विख्यात हो गई। इस कानून संहिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने मनुष्य के अधिकारों से संबंधित क्रांति की मूलभूत विरासत को वैधानिक दृष्टि से सुरक्षित बना दिया। नेपोलियन की कानून संहिता ने क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाया, जैसे कि नागरिक समानता का अधिकार, धार्मिक प्रभाव से मुक्त कानून एवं धार्मिक सहिष्णुता, सभी उत्तराधिकारियों के लिए विरासत की समानता, कृषकों का भूस्वामित्व, सामंतवाद एवं विशेष अधिकारों का अंत, दास प्रथा की समाप्ति आदि। कानूनों की एकरूपता एवं स्पष्टता फ्रांस की जनता के लिए नेपोलियन का एक नायाब तोहफा था। नेपोलियन की कानून संहिता ने फ्रांस के सभी निवासियों को कुल, धर्म एवं जाति के भेदभाव से मुक्त कानूनी समानता का अधिकार प्रदान किया। नेपोलियन की कानून संहिता फ्रांस में ही नहीं बल्कि फ्रांस द्वारा विजित एवं प्रभावित अन्य देशों बेल्जियम, राइन, जर्मनी के क्षेत्र तथा इटली में भी लागू कर दी गई। और नेक्स्ट है नेपोलियन का सुधार, सार्वजनिक हित के कार्य एवं सांस्कृतिक अभिरुचि। नेपोलियन बोनापार्ट ने सार्वजनिक हित के कार्यों में तथा फ्रांस के सांस्कृतिक उत्कर्ष में भी अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की। नेपोलियन ने फ्रांस में संचार एवं वाणिज्य की सुविधा के लिए अनेक मार्गों का निर्माण किया। 1811 तक उसने लगभग 229 मार्गों का निर्माण कर लिया था, जिनमें से 30 प्रमुख मार्ग पेरिस से शुरू होकर फ्रांस के सुदूर क्षेत्रों तक जाते थे। अनेक महत्वपूर्ण पुल भी इस काल में बनाए गए। नहरों एवं जल मार्गों की व्यवस्था को भी सुचारू किया गया। नौसैनिक एवं वाणिज्यिक बंदरगाहों का भी विस्तार एवं दुर्गीकरण किया गया। खतरनाक दलदलों को सुखा दिया गया। नेपोलियन के काल में अनेक राज्य प्रासादों की मरम्मत एवं अलंकरण का कार्य भी किया गया। नए स्मारक बनाए गए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए, पेरिस शहर का सौंदर्यीकरण किया गया। कॉन्सुलेट के काल में पेरिस का विकास यूरोप के आमोद केंद्रित नगर यानी प्लेजर सिटी के रूप में होने लगा था। नेपोलियन के काल में पेरिस की जनसंख्या भी दुगनी हो गई। तो ये था नेपोलियन के आंतरिक सुधार।